12वीं की भौतिकी का तीसरा अध्याय विद्युत धारा में आने वाले भौतिक शब्दावलियों की परिभाषाओं को शुरू करेंगे आज के क्लास से। सुप्रभात, मैं राजीव रंजन आप सभी विद्यार्थियों का पूरे टॉप ट्यूटोरियल की ओर से तहे दिल से पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो तीसरा अध्याय विद्युत धारा में सबसे पहले हमें समझना है आवेश वाहक के बारे में। देखिए बिल्कुल सीधा सा यह परिभाषा है, वैसा कण जिस पर आवेश मौजूद रहता है उसे आवेश वाहक कहते हैं। वैसा कण जिस पर आवेश मौजूद रहता है उसे आवेश वाहक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, धन आयन, ऋण आयन, होल या विवर, ये सब के सब आवेश वाहक के उदाहरण हैं। चलिए मैं इसको यहां पर बोर्ड पे दिखलाता हूं आपको। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि यह एक कण है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है E-, आप जान रहे हैं। ये मान लेते हैं कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का संकेत E+ होता है, आप जान रहे हैं। ये मान लेते हैं कि अल्फा कण है, तो आपको मालूम है कि हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं और अल्फा कण का संकेत होता है He++। आप He++ भी लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से अल्फा कण भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी धन आयन जैसे Na+, कोई भी ऋण आयन जैसे कि Cl- या फिर होल, होल को हिंदी में विवर कहा जाता है। ये क्या है, हम लोग 12वीं का आगे का, काफी आगे का चैप्टर अर्ध ये सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो तत्काल आप मान के चलिए कि होल यानी कि विवर एक कण के तरह व्यवहार करता है और इसका आवेश भी एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का संकेत होता है E-। तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, धन आयन, ऋण आयन, विवर, ये सब का सब वैसा कण है जिस पर आवेश मौजूद रहता है। जैसे आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको मालूम है कि इस प्रोटॉन पर आवेश रहता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण पर का आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, तो आप इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसका आवेश हो जाएगा प्लस साइन के साथ 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। सोडियम आयन एक धन आयन है, आवेश एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। Cl- क्लोरीन ऋण आयन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। और विवर, इसका भी आवेश जो होता है वह एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यही सब कण कहलाता है आवेश वाहक। वाहक का मतलब ये होता है कि जब वह एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो उसे ढोकर ले जाएगा। ये सब कुछ ऐसा कण है जो अपने साथ साथ आवेश को भी एक जगह से दूसरा जगह ले जाएगा। देखिए सीधा सा बात है, मान लेते हैं कि आपका द्रव्यमान 50 केजी है और मान लीजिए कि आपको किसी ने कह दिया कि आप अपने घर से बाजार के लिए निकलिए। बाजार 2 किलोमीटर दूर है
और आप अपने द्रव्यमान को घर पर ही रहने दीजिए और आप बाजार चले जाइए, तो क्या ऐसा संभव है? क्या कोई आदमी अपना द्रव्यमान को छोड़कर खुद बिना द्रव्यमान के कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये सब ऐसा कण है जिस पर आवेश मौजूद रहता है, जिस वजह से ये सब कण कहीं भी जाएगा तो अपने साथ साथ आवेश को एक जगह से दूसरा जगह लेकर जाएगा। इस वजह से इन सब कणों को आवेशवाहक कहते हैं। देखो, मैंने जो परिभाषा आप लोगों को समझाया यहां दिया गया है। क्लियर है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, अति महत्वपूर्ण परिभाषा, विद्युत धारा। समझिए इधर देखो जी, मैं पहले विद्युत धारा क्या है उस चीज को एक लाइन में समझाता हूं, फिर परिभाषा पर आते हैं। देखिए, अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी कारण से कोई भी प्रकार का आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए एक ऐसा नदी है जिसमें पानी के जगह पर सिर्फ और सिर्फ धन आयन का प्रवाह हो रहा है। मैंने मान लिया एक ऐसी नदी है जिसमें पानी के जगह पर धन आयन का प्रवाह हो रहा है, तो चूंकि वहां आवेश का प्रवाह हो रहा है इसलिए कहा जाएगा उस नदी में विद्युत धारा है। मान लीजिए कि एक बच्चा ने क्या किया है कि एक धागा में एक पत्थर के जगह पर एक अल्फा कण को बांध दिया है और इस प्रकार से गोल गोल घुमा रहा है। गौर से देखो, अल्फा कण यहाँ गति में है, तो चूंकि अल्फा कण गति में है, आवेश गति में है, यानी कि वहां भी विद्युत धारा है। एकदम विद्युत धारा का सीधा सा परिभाषा है। गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर इसको कैलकुलेशन लायक बनाना है, जिससे कि गुना भाग कर सके, थोड़ा इससे किसी तरह का समस्या का समाधान कर सके, तो देखिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। क्या बदलाव है समझिए उस चीज को। देखो, मान लीजिए कि किसी जगह से होकर आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो आप आवेश के प्रवाह के दिशा के लंबवत दिशा में एक अनुप्रस्थ काट ले लीजिए, यानी एक क्षेत्रफल ले लीजिए और देखिए कि उस क्षेत्रफल के, उस अनुप्रस्थ काट के एक तरफ से दूसरा तरफ 1 सेकेंड में कितना आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसे ही विद्युत धारा कहेंगे। चलिए समझिए यहां पर बोर्ड पर मान लेते हैं कि इस दिशा में ऐसे आवेश का प्रवाह हो रहा है। कोई भी हो सकता है, धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है, उस पर अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं। बस ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस दिशा में आवेश का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसा करते हैं कि एक अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखो है क्या कि इस दिशा में आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो जिस दिशा में प्रवाह हो रहा है उसके बिल्कुल लंबवत जा रहा है, ऐसे, तो लंबवत ऐसे। मैंने एक क्षेत्रफल ले लिया, इसी को भौतिकी की भाषा में अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और ये देखिए कि इसके एक तरफ से दूसरा तरफ, एक तरफ से दूसरा तरफ 1 सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है। तो 1 सेकेंड में जितना आवेश इसके एक तरफ से दूसरा तरफ जाएगा उसे ही कहेंगे विद्युत धारा। जैसे उदाहरण के तौर पर
मान लेते हैं कि इसके इधर से इधर इस तरफ t समय में आवेश जा रहा है q के बराबर, इस अनुप्रस्थ काट के इस तरफ से इस तरफ t समय में q के बराबर आवेश गया। तो भाई आप क्लास 7-8 में मैथ्स में एक एक नियम पढ़े हैं ना, तो उसी के हिसाब से सोचिए कि t समय में एक तरफ से दूसरा तरफ q के बराबर आवेश का प्रवाह हुआ, तो इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा? निश्चित रूप से q बटा t के बराबर। तो इसी q बटा t को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, जिसका संकेत होता है I। यानी विद्युत धारा के बारे में आप चाहे तो एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्यू बटा टी। आगे चलकर जब मैं सूत्र वगैरह आपको समझाऊंगा तो फिर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आंकिकी वगैरह भी बनाएंगे। तो परिभाषा क्लियर हुआ कि किसी अनुप्रस्थ काट के एक तरफ से दूसरा तरफ इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, जो मैंने अभी तुरंत आपको यहां पर बतलाया वो यहां पे दिया गया है। ये देखिए, सेम परिभाषा दिया गया है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछता है एम्पियर। वैसे देखो, एम्पियर क्या है ये सीधा सीधी तो सबको ही जानते हो, बचपन से सुनते आए हो कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एसआई पद्धति में एम्पियर। तब न कहते हो कि किसी बिजली के परिपथ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है कि 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। आप अपना मोबाइल का चार्जर ही उठा करके देख लीजिए, हर चार्जर में कुछ लिखा रहता है 500 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो ये सब क्या है? ये सब विद्युत धारा की मात्रा को बतलाता है। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। इस बात को हम लोग बचपन से जान रहे हैं, अपने घर में देखते भी हैं। लेकिन बात है कि उसे परिभाषित कैसे किया जाए। तो अगर एम्पियर का परिभाषा को समझना है तो फिर यही वाला फिगर में चले आइए। आवेश का प्रवाह हो रहा है, ये एक अनुप्रस्थ काट है। बस मैं यहां पर एक छोटा सा बदलाव ला रहा हूं। क्या बदलाव है समझ लीजिए। मैं इस t का मान कर रहा हूं 1 सेकेंड। परिभाषा में 1 सेकेंड से बेहतर होगा अगर आप इकाई समय बोलते हैं तो। आवेश का मान को मैं कर देता हूं 1 कूलाम। परिभाषा में भी 1 कूलाम के बदले अगर आप इकाई आवेश बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बात को समझिए, आवेश प्रवाहित हो रहा है और अनुप्रस्थ काट के एक तरफ से दूसरा तरफ 1 सेकेंड में 1 कूलाम के बराबर आवेश जा रहा है। तो यहां पे जो विद्युत धारा हुआ ना, इसी को कहते हैं 1 एम्पियर का विद्युत धारा। आप खुद देखिए, Q का मान अगर 1 और T का मान 1 डाल दे तो 1 ही आएगा ना। I का मान 1 आया ना, तो यही कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या बन रहा है? एकदम सीधा सा परिभाषा बन रहा है, ध्यान से सोचिए। किसी अनुप्रस्थ काट के एक तरफ से दूसरा तरफ इकाई समय में, मतलब 1 सेकेंड में, इकाई आवेश मतलब 1 कूलाम का आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो उस जगह प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा को 1 एम्पियर का विद्युत धारा माना जाता है। देखिए, मैंने आपको यहां पे जो समझाया वो यहां पे दिया गया है। ये देखिए, सेम परिभाषा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो जी, आप लोग बचपन से सुनते आए हैं एसी डीसी। एसी डीसी क्या है उसी चीज को यहां पर समझाते हैं, उसका परिभाषा को देखिएगा। एसी शॉर्ट फॉर्म है
उसका वास्तविक नाम है अल्टरनेटिंग करंट, और उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। पूरा नाम हो गया प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। वैसे ही डीसी शॉर्ट फॉर्म हो गया, डीसी का पूरा नाम हो गया डायरेक्ट करंट, और उसी को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा, और दिष्ट धारा को भी अगर पूरा बोला जाए तो दिष्ट विद्युत धारा। तो मैं अभी आपको दिष्ट धारा यानी डीसी और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का परिभाषा समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सीधा है, ध्यान से समझिए। देखो जी, अगर एक ही दिशा में हमेशा एक ही मान वाला आवेश का प्रवाह होते रहे तो ऐसे ही विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसा करते हैं, मैं पहले इसको बोर्ड पे फिगर समझाता हूं, फिर मैं आपको व्याख्या समझाऊंगा। देखिए इधर, ये मान लेते हैं कि इस दिशा में, या चलिए बिजली के तार से ही समझाते हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक बिजली का तार है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और इसका मोटाई बढ़ा दिया जाए। तो यह एक बिजली का तार है, और मान लीजिए कि इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और किस प्रकार से हो रहा है? तो इससे होकर जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो बिल्कुल एक समान रूप से हो रहा है। हमेशा विद्युत धारा इसी दिशा में जा रहा है और हमेशा उसका मान 2 एम्पियर के बराबर ही है। क्लियर है? तो इस बिजली के तार से हमेशा इसी तरफ बिजली प्रवाहित हो रहा है और हमेशा उसका मान 2 एम्पियर ही बना हुआ है। तो यहां पर न तो विद्युत धारा का परिमाण बदल रहा है और न ही उसका दिशा में कोई परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ही विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा। मैं प्रत्यावर्ती धारा को भी साथ साथ पहले समझा ही देता हूं, फिर परिभाषा को बतलाएंगे। ये देखिए, मान लेते हैं कि यह भी बिजली का एक तार है। इस प्रकार से ये मान लेते हैं कि इस प्रकार से ऐसे ये भी, एक मिनट, ये देखिए, मान लेते हैं कि ये भी बिजली का तार है और इसका स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि इसमें बिजली कभी इस दिशा में जाता है, ऐसे मान लेते हैं कि कभी ऐसे जा रहा है, और फिर क्या होता है कि वही तार में बिजली इस दिशा में जाने लगता है ऐसे, फिर कुछ समय बाद इधर जाने लगता है और फिर कुछ समय बाद इधर जाने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक धारा इस दिशा में गया, और फिर मान लीजिए कि 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक विद्युत धारा इस दिशा में गया। फिर मान लीजिए कि 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक इस दिशा में बिजली गया, और फिर मान लेते हैं कि 15 सेकंड से 20 सेकंड के बीच बिजली इस धारा में गया, और यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होते रहता है। बात समझे? तो आप यहां स्पष्ट देख रहे हैं कि हर एक 5 सेकंड के बाद बिजली के प्रवाह होने का जो दिशा है वो ठीक उल्टा हो जा रहा है। 5 सेकंड इधर, फिर 5 सेकंड इधर, फिर 5 सेकंड इधर, फिर 5 सेकंड इधर। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपना दिशा बार बार बदल रहा है। और मान लेते हैं
कि इस विद्युत धारा का जो परिमाण है वो भी लगातार बदल रहा है। अगर उदाहरण की बात करें तो मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से बदल रहा है, जैसे 0 सेकेंड पर मान लिए कि 1 एम्पियर है, 1 सेकेंड पर मान लेते हैं बढ़कर 2 एम्पियर हो गया, 2 सेकेंड पर बढ़कर 3 एम्पियर, 3 सेकेंड पर बढ़कर 4 एम्पियर, और फिर मान लेते हैं कि 4 सेकेंड पर बढ़ करके एक घट करके 3 एम्पियर, और फिर 5 सेकेंड पर घट करके ये हो गया आपका 0 एम्पियर, और फिर मान लेते हैं 6 सेकेंड पर बढ़ करके 1 एम्पियर, और फिर 7 सेकेंड पर बढ़ करके 2 एम्पियर, मान लेते इस तरह से होते रह रहा है। तो देखिए क्या हुआ, 0 से 5 सेकेंड तक विद्युत धारा इधर गया, लेकिन क्या उसका परिमाण एक रहा? नहीं रहा। वो 0 से 5 सेकेंड के बीच लगातार बदला, पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर बढ़ा, और फिर उसके बाद घटने लगा, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर होते हुए 0 हो गया। और फिर देखो 5 सेकेंड के बाद इधर बिजली प्रवाहित होने लगा, और ऐसा नहीं कि वहां पर भी मान स्थिर है, वो भी बदल रहा है। 5 सेकेंड पर 0 एम्पियर था, इधर की तरफ बढ़ा, 6 सेकेंड पर 1 एम्पियर, 7 सेकेंड पर 2 एम्पियर, 8 सेकेंड पर 3 एम्पियर, फिर 9 सेकेंड पर 2 एम्पियर, फिर 10 सेकेंड पर 0 एम्पियर, इस प्रकार से बदल रहा है लगातार मान। और मान लेते हैं कि यही प्रक्रिया लगातार चल रहा है, लगातार, जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहां पर आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? एक ऐसा विद्युत धारा है जिसका परिमाण समय के साथ साथ लगातार बदल रहा है, और दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद भी बार बार लगातार बदलते जा रहा है। तो ऐसे विद्युत धारा को हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? इसको इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं। और यहां देखिए लगातार बिजली एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, हमेशा उसका मान बिल्कुल स्थिर बना हुआ है 2 एम्पियर। तो ऐसे विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट करंट। देखो जी, बैटरी से होकर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इन्वर्टर मत जोड़ दीजिएगा, मैं सीधे बैटरी की बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल में या फिर कोई 4 व्हीलर में बैटरी से उसका जो हेडलाइट या बैकलाइट वगैरह जो जलाते हो, तो वहां पर बैटरी से होकर तार से होते हुए बल्ब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और वहां यही डायरेक्ट करंट डीसी का प्रवाह होता है। लेकिन अगर अपने घरों में जो बिजली बोर्ड के तरफ से हमें बिजली दिया जाता है उसकी बात करें, तो वह इस प्रकार का बिजली होता है, वह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। वैसे ही बैटरी से इन्वर्टर तक जो बिजली जाता है वो डीसी है, इस प्रकार का बिजली है। और इन्वर्टर से जो आगे बिजली बढ़ता है पंखा तक, टीवी तक या फिर बल्ब वगैरह तक, वो इस प्रकार का बिजली होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, समझ में आ गया? वैसे इस तीसरा चैप्टर में हम लोग इसी विद्युत धारा के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और ये हम लोग 2 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे विस्तार से। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अपने आप में एक चैप्टर ही है, जिसे 2-3 चैप्टर बाद पढ़ना है आपको 12 में ही। देखिए दोनों का मैं परिभाषा एक बार यहां पे दिखला देता हूं, ये देखिए। दिष्ट धारा, जिस विद्युत धारा का समय के साथ साथ न तो परिमाण बदलता है और न ही दिशा बदलती है, उस विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, जिस विद्युत धारा का परिमाण लगातार बदलते रहता है तथा दिशा भी लगातार एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलते रहता है, उस विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, यादृच्छिक गति, इसे इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। चलिए क्या है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी, मैंने आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी विस्तार से समझाया है। अगर आपने पहले वाला क्लास नहीं किया है तो सीधे आप प्लेलिस्ट में चले जाइए
और प्लेलिस्ट में जाकर के डेफिनेशन वाला सीरीज को निकालिए और वहां पर पहले के वीडियो को देखिए, उसमें आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में मिल जाएगा, चालक क्या है आपको वहां पे मिल जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित है ये यादृच्छिक गति। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप परिभाषा जानते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ क्या संबंध है आप ये जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये समझने में दिक्कत हो सकती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखो जी, आप जानते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की खासियत यह होती है कि वह किसी एक परमाणु के साथ हमेशा जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि वह उस धातु वाले वस्तु के अंदर एक परमाणु से दूसरा परमाणु, दूसरा परमाणु से तीसरा परमाणु, तीसरा परमाणु से चौथा परमाणु पर लगातार गति करते रहता है। ऐसे ही बिना बिजली दिए हुए, बिना बैटरी से जोड़े हुए। वैसे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी गति को कहा जाता है यादृच्छिक गति, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। मैं फिगर में समझाता हूं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं धातु का बना हुआ किसी वस्तु का फिगर बना देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि धातु का बना हुआ यह एक वस्तु है, कोई भी धातु का हो सकता है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। ये घनाकार हो सकता है, घनाभ के आकार का, गोलाकार, अनियमित आकार का, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकार का। तो चलिए देखिए इधर। तो धातु का बना हुआ यह एक वस्तु है। आप जानते हैं कि इसमें अनगिनत परमाणु या अणु मौजूद होगा इसमें। तो मैं यहां पर अणु या परमाणु को फिगर में नहीं दिखलाने जा रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मौजूद कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहा हूं। आप जानते हैं कि इसके अंदर तो असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, अनगिनत। तो मैंने इसके अंदर मौजूद कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का फिगर बना दिया। तो है क्या कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु के अंदर हमेशा इसी तरह से विरामावस्था में पड़ा हुआ नहीं रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। चाहे आप इसको बैटरी से जोड़ दें, बिजली से जोड़ दें, बिजली प्रवाहित करवाएं ना करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी धातु का कोई वस्तु कहीं पड़ा हुआ है टेबल पर, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह हमेशा गति में रहता है, हमेशा। जैसे कि यही अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पहले यहां से कभी इधर जाएगा, हो सकता है यहां के बाद इधर जाएगा, फिर हो सकता है यहां के बाद इधर जाएगा, फिर ऐसा संभव है कि यहां के बाद इधर जाएगा, फिर ऐसा संभव है कि यहां के बाद इधर चला जाए। वैसे ही अगर हम कोई और मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे इसका बात करें, तो कभी इधर गया, फिर सोचिए ये कभी इधर गया, फिर सोच लीजिए कि ये कभी इधर चला गया, फिर मान लेते हैं कि ये इस तरफ चला गया, फिर मान लेते हैं कि इस तरफ चला गया। तो ये इस प्रकार से हमेशा गति करते रहेगा। एक परमाणु से दूसरा परमाणु, दूसरा परमाणु से तीसरा परमाणु, तीसरा परमाणु से चौथा परमाणु पर लगातार ये उछलते कूदते रहेगा। बात समझे? तो इलेक्ट्रॉनों के इसी प्रकार की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। ये जितना भी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, सब हमेशा इसी प्रकार के गति में रहेगा, और हमेशा, ऑलवेज। तो देखिए
ये यहां पर मैंने परिभाषा आपको समझाया है। ये देखो यहां पे दिया गया है, ये समझिए। किसी ठोस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं और इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति कहते हैं। मैं यहां पर एक पॉइंट और आपको समझाना चाहूंगा। देखो जी, विद्युत धारा का परिभाषा भी तुरंत अभी मैंने आपको समझाया और यहां यादृच्छिक गति क्या है आप ये भी देख रहे हैं। आप विद्युत धारा का परिभाषा में स्पष्ट समझ चुके हैं कि गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं और आप वहां पर विस्तृत रूप में यह भी देखें कि किसी अनुप्रस्थ काट के एक तरफ से दूसरा तरफ जितना आवेश इकाई समय में गुजरेगा उसे ही कहा जाएगा वहां पर मौजूद विद्युत धारा। तो ध्यान से जरा सोचिए, इस धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान है और आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है तो अपने साथ साथ वो अपना आवेश भी रखेगा, यानी हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम्ब के बराबर होता ही है। तो जब इस फिगर में हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो क्या यहां विद्युत धारा नहीं हुआ? सोच के देखिए, हर धातु हर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा मैंने बतलाया मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन में आवेश भी होता है। तो इसके हिसाब से तो हर एक धातु में हर एक चालक में हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह होते रहना चाहिए, हमेशा, चाहे आप उसको बिजली या बैटरी से जोड़े या ना जोड़े तो भी। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या प्रैक्टिकली आप देखे हो कि आपके सामने कोई धातु का वस्तु पड़ा हुआ है, आप उसको छू दिए तो आपको करंट लग गया, उसमें बिजली का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। उसको अगर उस धातु को किसी बल्ब से जोड़ दिए तो बल्ब जलने लगा, क्या कभी ऐसा होता है? तो क्या कारण है? सोचने वाली बात है कि क्या कारण है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप चाहे जो भी शहर के रहने वाले हैं, आप अपने शहर का किसी व्यस्त सड़क का उदाहरण ले लीजिए। आपके शहर में जो भी सबसे ज्यादा व्यस्त सड़क है आप उसका उदाहरण ले लीजिए। मान लेते हैं कि आपके शहर का यह एक अति व्यस्त सड़क है, मैंने मान लिया। ये देखिए, अब ये सड़क है तो आप तो जानते हैं कि सड़क पे हमेशा बाएं तरफ से चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहां पर गाड़ी जो है बाएं तरफ से इधर जा रहा होगा, गाड़ी, आदमी, साइकिल, रिक्शा, और इस तरफ भी तो जा रहा होगा, है ना? क्लियर है? अब देखो, सड़क है तो कुछ गाड़ी इधर भी जा रहा है, कुछ गाड़ी इधर भी जा रहा है। अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने कह दिया कि आप सड़क पे खड़े हो जाइए किनारे में, तो चलिए भाई आप सड़क के किनारे यहां पे खड़े हो गए, मैंने मान लिया। और कहा गया कि आप देखिए कि एक घंटा में कुल मिलाकर कितना गाड़ी इधर से इधर गया या इधर से इधर आया। यानी आपको ऐसे सोचने के लिए कहा गया कि अगर इधर जाने वाले गाड़ियों की संख्या को धनात्मक मानते हो तो इधर आने वाले गाड़ियों की संख्या को ऋणात्मक मान लो।
या ठीक उल्टा, इधर जाने वाले गाड़ियों की संख्या को धनात्मक मानो और इधर आने वाले गाड़ियों की संख्या को ऋणात्मक मानो, और आप सोचकर बतलाइए, 1 घंटा 2 घंटा देखने के बाद बतलाइए कि सड़क का ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ कुल कितना गाड़ी पार किया। तो अगर आप बुद्धिमान हैं, चूंकि विद्यार्थी हो, ज्ञान तो है ही, सोच ही सकते हो, तो बिना सोचे हुए भी इसका जवाब दे सकते हो। और नहीं तो अगर एक मजदूर को भी कह दिया जाए, वो भी खड़ा होकर के काउंट करके बता सकता है। सोचिए, देखिए मैं एक रिजल्ट बतलाता हूं। जब आप बहुत देर तक यहां खड़े रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो आप ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे, मान लेते हैं आपने एक गाड़ी को गिन लिया, तो आप जवाब दीजिएगा कि 1 घंटा में 800 गाड़ी इस तरफ से इस तरफ गया। इधर जाने वाला गाड़ी आपने कितना निकाला है? 800। आप खुद सोच के बताइए, खुद सोच के बतलाइए कि इधर जाने वाले गाड़ियों का संख्या कितना होगा। अगर इधर से इधर लगभग 800 गाड़ी गया 1 या 2 घंटा में, तो उतना ही समय में इधर कितना गाड़ी गया होगा। तो खुद आप दिमाग से भी सोच के बता सकते हैं कि वो भी तो संख्या 800 के आसपास ही न रहता है, क्योंकि सड़क पर तो दोनों दिशा में गाड़ी जाती है, लगभग बराबर संख्या में रहता है हमेशा। कभी भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तो मान लीजिए इधर से इधर 1 घंटा में मैंने मान लिया कि 780 गाड़ी गया, मैंने मान लिया 780 गाड़ी गया। तो ये गौर से देखो, ये अंतर कितना है? 20 का अंतर है। अब 800 या 780 के तुलना में ये तो नगण्य है ना, या बहुत ही छोटा है ना। तो चलो नगण्य नहीं, मैं मान लेता हूं कि बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा है। तो भौतिकी में इसे हम लोग नगण्य कह देंगे इस जगह पर, क्योंकि देखो बिल्कुल ऐसा ही चीज तो यहां पर भी हो रहा है, इस जगह भी, इस धातु के अंदर भी। आप सोच के देखिए ना, इसके अंदर तो असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है, असंख्य। और उसके अंदर आप कोई अगर एक लेते हैं अनुप्रस्थ काट, जैसा कि मैंने मान लिया कि आप इस प्रकार का ले रहे हैं एक अनुप्रस्थ काट, तो सोच के जरा देखिए, अनगिनत मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर लगातार गति में है। तो निश्चित रूप से अगर 1 सेकेंड की बात करें और 5 लाख मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर अगर गया होगा, तो निश्चित रूप से 5 लाख मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में इधर भी आया होगा, या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो मिला जुला के रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0। मिला जुला के ही रिजल्ट मिला ना, 0। तो इस वजह से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। यादृच्छिक गति क्या है आप जान चुके हैं। अब मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यादृच्छिक गति के कारण किसी धातु के अंदर विद्युत धारा महसूस क्यों नहीं होता है। तो बात बिल्कुल सीधा सा है, धातु का कोई भी वस्तु, कोई भी पार्ट ले लेंगे, उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट ले लेंगे, तो जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में एक तरफ से दूसरा तरफ जाएगा, लगभग उतना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरा तरफ से पहला तरफ उतना ही समय में आ जाएगा, और कुल मान जो है 0 हो जाएगा, जो अनुप्रस्थ काट के एक तरफ से दूसरा तरफ गया। इस वजह से वहां विद्युत धारा का मान 0 होता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति के कारण धातु के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें समझना है अपवाह वेग, इंग्लिश में कहते हैं इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए अपवाह वेग को समझाते हैं। ऐसा करते हैं, अपवाह तो भौतिकी से संबंधित शब्द हो गया है ना, इसका जनरल लाइफ वाला शब्द देखिए, प्रवाह होता है। प्रवाह का मतलब समझते हो ना, क्या होता है प्रवाह का मतलब? सीधा सा है, नदी बह रही है, उसके सतह पर बिना डूबने वाला कुछ चीज को रख दीजिए, फूल को रख दीजिए, कोई प्लास्टिक का बना हुआ वस्तु को रख दीजिए, वो क्या होगा? पानी के साथ साथ आगे बढ़ जाएगा। तो इसी को तो कहा जाता है अपवाह।
प्रवाह कहते हैं, यहां अपवाह हो गया। चलिए अब आगे समझते हैं। देखो जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जान चुके हैं कि धातु के अंदर उसके अणु या परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका नाभिक के धनात्मक आवेश के साथ जो खींचने वाला फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, उसका मान बहुत कम होता है, जिस वजह से वो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बहुत कमजोर बल से जुड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से वो आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। कोई भी उस पर अगर कोई खास बल लगाकर अपने तरफ ले जाना चाहे तो वो जा सकता है। वही चीज यहां होता है। मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, बस आप समझते रहिए। अगर एक बार वीडियो देखने पर पूरा मैटर क्लियर ना हो तो 2 बार 3 बार जरूर देखिए। भौतिकी आसान विषय तो नहीं है। अगर मैं 11-12 के तीनों विषय की बात करूं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का या मैथ्स के बदले बायोलॉजी का, तो इन तीनों विषयों में यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान या गणित, तो इन सभी विषयों में भौतिकी को आज से नहीं, शुरू से ही सबसे टफ माना जाता है। उसके पीछे का कारण है इसका कठिन थ्योरी। और थ्योरी आप रट के कमांड नहीं कर सकते हैं। आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा। रटना नहीं है, समझिए बात को, समझिए। और एक बार वीडियो देखने पे नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार कम से कम देखिए। मैं आपको बतलाता हूं, आप एक वीडियो में एक काम कीजिए ना, आपको एक वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, मैं आपको बतलाता हूं 90% से ज्यादा चीज आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए मान के चलते हैं कि धातु का बना हुआ यह एक वस्तु है, कोई भी आकार प्रकार का हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसके अंदर अनगिनत मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अभी तुरंत मैंने आपको समझाया, अनगिनत मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा इसके अंदर। और वो सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन में यादृच्छिक गति भी होगा, लेकिन उसके वजह से कोई विद्युत धारा तो होगा नहीं। लेकिन अब जरा सोचिए, ऐसा करते हैं कि इसके अंदर से मैं विद्युत क्षेत्र को पास करा रहा हूं। मैं इसके अंदर से होकर विद्युत क्षेत्र को गुजार रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का वैसे भी आप जानते हैं, सबसे बड़ा खासियत होता है कि विद्युत क्षेत्र को आप कोई भी चीज से पास कराना चाहेंगे वो पास कर जाएगा। विद्युत क्षेत्र का ये सबसे बड़ा गुण है कि वह अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को पास कर जाता है। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, यहां पर इस धातु के अंदर से विद्युत क्षेत्र को पास करा दिया। ये विद्युत क्षेत्र आप कई एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आसान तरीका तो ये है कि इसका ये सतह और ये सतह दोनों को बैटरी का एक एक टर्मिनल से जोड़ दो। जैसे यहां से बिजली का एक तार निकालकर बैटरी का धन टर्मिनल से और दूसरा से तार निकालकर ऋण टर्मिनल से जोड़ दो, तो ऐसा ही विद्युत क्षेत्र इसके अंदर भी पैदा हो जाएगा। तरीका बहुत है, आगे देखेंगे हम लोग। तो अब देखिए क्या है कि धातु के इस पदार्थ के अंदर से होकर विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। और होगा क्या, अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा।
आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चूंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, मतलब ऋणात्मक आवेश होता है, और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश पर ठीक विपरीत दिशा में बल लगाता है। क्लियर है? तो जितना भी इसके अंदर आप ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, इसके अंदर में जितना भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सब का सब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, देखो मैं किस तरफ दिखला रहा हूं, ये इस दिशा में बल लगाएगा, एक दो पर नहीं, सभी पर। अब सबको तो मैं फिगर में नहीं दिखला सकता हूं ना, काफी समय लग जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा ये क्लास। तो जितना भी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, परमाणु के साथ तो दृढ़ता से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस वजह से क्या होगा, ये सब का सब मुक्त इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। तो यह जिस औसत वेग से इस दिशा में गति करेगा, उसी औसत वेग को कहा जाता है अपवाह वेग। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से इस दिशा में गति करेगा, उसी औसत वेग को कहते हैं अपवाह वेग। और सब यहां पर मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बतलाना चाहता हूं कि इस औसत वेग का मान बहुत 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 ही कम होता है, लेकिन होता है, जीरो नहीं होता है, होता है। तो अपवाह वेग क्या है समझ में आ गया? देखिए मैंने जो परिभाषा समझाया, अच्छा मैं एक बार और रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर किसी धातु के अंदर से होकर विद्युत क्षेत्र को गुजारा जाता है, तो धातु के अंदर का मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस औसत वेग से गतिमान हो जाता है, उस औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं। क्लियर है? देखो मैंने आपको यहां पे जो समझाया वो यहां पे दिया गया है, ये देखिए अपवाह वेग। देखिए जो मैंने बतलाया बिल्कुल वही दिया गया है अपवाह वेग के बारे में, समझ में आ गया? अब यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बतलाता हूं। देखो जी, अब अगर मैं आपसे यह पूछ दूं कि क्या अब इस धातु के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच के देख लीजिए ना। अब आपका जवाब हाँ में होगा। अब इस धातु के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसके पीछे बिल्कुल सीधा सा कारण है कि अगर अब आप इसके अंदर कोई अनुप्रस्थ काट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार का अनुप्रस्थ काट, तो देखो ना, अब इस अनुप्रस्थ काट के इस तरफ से इस तरफ आवेश का प्रवाह हो रहा है, और अपवाह वेग के कारण इस अनुप्रस्थ काट के सिर्फ इधर से इधर ही आवेश जा रहा है, इधर से इधर नहीं जा रहा है। यानी अब आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो अनुप्रस्थ काट के सिर्फ एक तरफ से दूसरा तरफ इकाई समय में जाने वाला आवेश का मात्रा मिलेगा, वो शून्य नहीं होगा, जिस वजह से यहां पर विद्युत धारा है। यानी कह सकते हैं अब आप कि अपवाह वेग ही किसी धातु के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम करता है। क्या मैंने कहा? अपवाह वेग के कारण ही धातु से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब मैं नेक्स्ट आपको समझाने जा रहा हूं विश्रांति काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखिए विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इस चीज को समझिए। मैं फिर उसी धातु का फिगर को समझाने के लिए यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये छोटा छोटा टर्म है, लेकिन ये सब बोर्ड परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसको आप शब्द में नहीं कह सकते हैं। ये कब 1 नंबर का प्रश्न में आ जाएगा, कब दो नंबर में आ जाएगा, कब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा, इसके बारे में अनुमान लगा पाना मुश्किल है। देखो ये देखिए, मैं कुछ यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का फिगर बना रहा हूं। आप तो जानते हैं कि इसका संख्या अनगिनत है, और साथ ही साथ ऐसा करते हैं कि इसके अंदर मैं अणुओं का फोटो बना रहा हूं। अणु तो नहीं कहेंगे, आयन का फोटो बना रहे हैं। देखिए क्या यहां पर आयन का मतलब है, उस चीज को समझाते हैं। देखो जी, ये वस्तु धातु का बना है। आप जानते हैं धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पूरा वस्तु सोडियम परमाणु का बना है। तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सोडियम परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मैंने बोल दिया, 11, एक मिनट, सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का तो यहां कोई उपयोग नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब बचता है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो देखिए सोडियम परमाणु में जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के साथ अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लें कि यह धातु का नाभिक है, ये उसका पहला कक्षा है और ये उसका दूसरा कक्षा है। तो पहला कक्षा का दोनों इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा का 8वां इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा, हाँ तो बस इतना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब हमेशा आपस में जुड़ा रहता है, एक दूसरा के साथ बंधा हुआ रहता है, कहीं नहीं आता जाता है। तो इसके अंदर जितना भी ये जो सोडियम का बना हुआ है, मैंने जो मान लिया यहां पर कि ये जो सोडियम का बना हुआ वस्तु है, धातु का बना हुआ है, इसमें जितना भी इसका परमाणु है ये सब का सब आयन के रूप में है, क्योंकि सभी का 11वां इलेक्ट्रॉन इससे दृढ़ता से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इससे मुक्त है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं इसका 11वां इलेक्ट्रॉन यहां है, इसका 11वां इलेक्ट्रॉन यहां है, इसका 11वां इलेक्ट्रॉन यहां, मैंने ऐसा मान लिया। लेकिन ये सब जो परमाणु है ना, ये सब आपस में बहुत दृढ़ता से जुड़ा हुआ रहता है। किस चीज के द्वारा? बॉन्ड के द्वारा। अब ये कैसा बॉन्ड बनता है, किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये बॉन्ड से रिलेटेड मैटर है केमिस्ट्री में। तो ये जितना भी इसके अंदर का परमाणु है, उसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी हिस्सा है आपस में जुड़ा रहता है, जुड़कर लैटिस बनाता है, ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर सोचिए, बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर वाला कक्षा का हर इलेक्ट्रॉन और पूरा का पूरा नाभिक अपने अपने जगह पर स्थिर है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। अब बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा गतिमान है। अगर मैं इस पर बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र पैदा न करूं, बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र में पैदा न करूं, तो भी ये सिर्फ और सिर्फ यादृच्छिक गति के कारण गतिमान है। ये सारा इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति के कारण गतिमान है, ये सारा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए,
ये गति करते हुए मान लेते हैं इस दिशा में गया, इसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? निश्चित टकराएगा। अब ये बहुत हल्का, ये उसके तुलना में बहुत भारी, तो ये जब इससे टकराएगा, ये हल्का ये भारी, तो इसका दिशा बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? निश्चित बदल सकता है। अब मान लीजिए कि ये अपना दिशा बदलकर ये कुछ इस तरफ बढ़ा और यहां आकर कोई दूसरा अंदर वाला आयन से टकरा गया, फिर चूंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, टक्कर के बाद ये अपना दिशा बदल सकता है, ये फिर किसी और तरफ गया, कोई और से टकरा सकता है। तो इस प्रकार से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में यादृच्छिक गति तो होगा, लेकिन वो बार बार टकराते रहता है अपने परमाणुओं का अंदर वाला इलेक्ट्रॉन और नाभिक का जो लैटिस बना हुआ है उसके साथ में। बात समझे? चलिए समझिए फिर से पूरी बात को अब एक वाक्य में समझने का प्रयास कीजिए। जब हम लोग किसी धातु को लेते हैं तो उसके अंदर का मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति के समय में भी अपने अंदर के कक्षा के इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों का जो अस्थाई रचना है उससे बार बार और लगातार टकराते रहता है। एक टक्कर हुआ, फिर दूसरा टक्कर, फिर तीसरा टक्कर, और दो टक्करों के बीच में कुछ न कुछ समय तो जरूर लगता होगा। कभी कम समय लगा, कभी ज्यादा समय लगा, कभी और ज्यादा समय लगा, कभी और कम समय लगा, अलग अलग समय लगा। तो अगर दो लगातार टक्करों के बीच जो समय लगता है उसका एक औसत मान निकाल दें, उसका एक औसत मान निकाल दें, तो उसी औसत चाल को हम लोग यहां कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। यानी देखो, मान लेते हैं कि यहां पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इससे टकराया, मान लेते हैं 1 सेकंड का समय लगा। उदाहरण दे रहे हैं, समय बहुत कम लगता है, वो माइक्रो सेकंड में लगता है, मैं सेकंड में उदाहरण दे रहा हूं। मान लेते 1 सेकंड लगा, यहां से यहां आया 3 सेकंड समय लगा, यहां से यहां जाके टकराया का 2 सेकंड लगा। तो ऐसे ही जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सारे अस्थाई संरचना वाले आयनों से जो बार बार टकरा रहा है, तो उसके बीच जो औसत समय लग रहा है उसी औसत समय को विश्रांति काल कहते हैं। देखिए, मैंने आपको जो समझाया यहां पे वो इस जगह पर परिभाषा में मैंने स्पष्ट लिख दिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा। देखो जी, ठोस चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा अस्थाई आयनों के बीच दो लगातार टक्करों के मध्य के औसत समय को विश्रांति काल कहते हैं। इसका एक और भी नाम है माध्य मुक्त समय, इसे ही इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। चलिए अब अगला बतलाते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अपवाह वेग है, क्या होता है आप जान चुके हैं, क्लियर है ना? देखिए, तो नेक्स्ट मैं बतलाने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। देखो, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता तब समझ में आएगा जब आप अपवाह वेग को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है आप ये भी जानते हैं। क्लियर है? देखिए, चलो मैं पहले बोर्ड पे ही समझाता हूं फिगर को। तो ऐसा करते हैं कि मैं फिर एक फिगर बनाता हूं। चलिए थोड़ा सा इस बार अलग कर देते हैं फिगर को। ये देखिए, ये मान लीजिए कि मैं बिजली के तार को ही काफी मोटा करके यहां पे दिखला रहा हूं। ऐसे आप कोई भी धातु ले सकते हैं, तो आप कोई भी धातु ले सकते हैं, सबका एक ही मतलब, एक ही तरह से काम करता है। ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से ऐसे, और ये देखिए
हाँ, तो चलिए बन गया है फिगर। चलिए ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि यह एक धातु का बना हुआ रड है, तार है, कुछ भी आप मान लीजिए। तो अगर आप इसमें विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि आपने इसके अंदर से इस दिशा में विद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर दिया, चलो ठीक है, या आपने विद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं E के बराबर। तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन में इस दिशा में गति तो पैदा होगा, जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें इस दिशा में गति तो पैदा होगा, और जो औसत गति पैदा होगा उसी औसत गति को हम लोग कहते हैं अपवाह वेग, जिसका संकेत होता है Vd, क्योंकि अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझे? तो जब आप किसी धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाह वेग पैदा होता है। अब क्या करना है आपको कि अपवाह वेग का परिमाण ले लेना है, यानी भीड़, दिशा को छोड़ दीजिए, सिर्फ उसका मान ले लीजिए, और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का भी दिशा छोड़ दीजिए, सिर्फ उसका परिमाण ले लीजिए, यानी Vd बाई, यानी अपवाह वेग का परिमाण बटा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। तो क्या परिभाषा बना? सीधा सा परिभाषा बना, किसी धातु के अंदर से विद्युत क्षेत्र को गुजारने पर उसमें पैदा होने वाला अपवाह वेग का परिमाण और उस विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को उस धातु का इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहते हैं। बात समझे? क्या इसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहेंगे। आप इसको चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि E का मान को 1 इकाई कर दीजिए, तो जो Vd का मान होगा वही इलेक्ट्रॉन गतिशीलता हो जाएगा। यानी किसी धातु के अंदर इकाई के बराबर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर उसमें उत्पन्न होने वाले अपवाह वेग के मान को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। बात समझे? ये देखो, मैंने जो परिभाषा समझाया इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का, वो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है, सेम है। अब आज का लास्ट देखते हैं, अपघट्य। क्या यह है? अपघट्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए क्या है, इस चीज को समझिए, बहुत आसान है। देखो जी, बहुत सा घोल ऐसा होता है जो हमेशा अपने यौगिकों के आयनों के रूप में बटा हुआ रहता है। बहुत सा ऐसा घोल होता है जो हमेशा आयनों के रूप में बटा हुआ होता है, और ऐसे ही घोल को हम लोग कहते हैं अपघट्य। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नाम सुने हो ना सोडियम क्लोराइड का? सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को क्या कीजिए कि पानी में घोल दीजिए। तो जब आप सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, तो जब आप सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पानी में घोल देंगे तो उससे क्या होगा? सोडियम आयन के रूप में चला आता है, क्लोरीन भी आयन के रूप में चला आता है, यानी कि जो NaCl होता है वह उस जगह पर Na+ के रूप में और Cl- के रूप में आ जाता है। तो इसी घोल को हम लोग कहेंगे अपघट्य। देखिए, वही परिभाषा दिया गया है। वैसा द्रव जो आयनों में विभक्त रहता है तथा जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे अपघट्य कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का घोल। अब एक चीज और देख लीजिए, जब मान लीजिए कि आप एक बर्तन लेते हैं, चलिए बर्तन है, और आपने इसमें एक अपघट्य ले लिया, तो ये तो आयन के रूप में बटा है,
यानी Na प्लस आयन यानी प्रोटॉन का आवेश, Cl माइनस आयन यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो जब आप इसके अंदर से विद्युत क्षेत्र को गुजारेंगे, इसके अंदर से जब आप विद्युत क्षेत्र को गुजारेंगे तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र के तरफ और ऋण आवेश विपरीत दिशा में तो प्रवाहित होगा। आवेश का प्रवाह शुरू हो गया तो क्या यहां विद्युत धारा पैदा नहीं होगा? निश्चित रूप से यहां विद्युत धारा पैदा होगा और बहुत महत्वपूर्ण विद्युत धारा पैदा होगा। तो इस अपघट्य का एक सबसे बड़ा विशेषता होता है कि जब कभी भी आप इसमें विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे, यानी इसके दोनों किनारों को बैटरी से आप जोड़ देंगे, तो उस परिस्थिति में इससे होकर विद्युत धारा का भी प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका परिभाषा, वैसा द्रव जो आयनों में विभक्त रहता है तथा जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे अपघट्य कहते हैं। क्लियर है? तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आज जो मैंने आपको समझाना चाहा आपने पूरी तरह से समझ लिया। अगर कोई दिक्कत है तो आप आज के क्लास को 2 बार 3 बार देख करके क्लियर कर लीजिए। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.